नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम ओपन न्यूज। इस समय जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, परिचर्चा, राजनीतिक परिचर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ में बलराज सब्रवाल जी जुड़े हैं, जो कि उकलाना हलके से इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति करते हैं और अपने आप को प्रबल दावेदारों में मानते हैं टिकट के। तो बात करें तो ये लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं और पहले ये ईटीओ के पद से जो है वीआरएस ले ली, तो सामाजिक कार्यों में लगातार जुड़े रहे हैं। लेकिन बातचीत करें, पहले तो आपका सब्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे बड़ी मैं आपका स्वागत इसलिए भी करना चाहूँगा कि आप लोग हैं तो यह देश है, क्योंकि आज सही मायने में बड़ा मीडिया जो बिका हुआ है और आप लोगों की वजह से ही आज आम जनमानस की जो असुविधाएं हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो आप लोग उनको उजागर करते हो और यही कारण है कि आज उन लोगों के छोटे मोटे काम हो रहे हैं। अदरवाइज सरकार और बड़ी मीडिया के भरोसे था कुछ भी होने वाला नहीं है। सब्रवाल साहब, आप वीआरएस आपने ली ईटीओ पद से जी, तो ईटीओ पद से पहले तो आपने पूरी सर्विस के अंदर ही लेने का कारण क्या रहा? देखिए पवार साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। जब मैं पढ़ता था तब मेरे घर पे सिर पे छत नहीं थी, पहनने लिए कपड़े नहीं होते थे और खाने लिए टाइम पे भोजन नहीं होता था। मैंने मेहनत की, एचयूए के अंदर चौकीदारा किया, मैंने रात को चौकीदारा करता था और दिन में स्टडी की। इस तरह करके मैंने एमए बीएड किया। बाद में मैं गवर्नमेंट जॉब में मास्टर लगा, उसके बाद में इंस्पेक्टर लगा और इंस्पेक्टर लगने के बाद में फिर मैं एटीओ और ईटीओ के पद से मैंने वीआरएस ली। वीआरएस लेने का बहुत बड़ा कारण ये था कि मैं सोचता था कि जो लोग किसी कारण से वंचित रह जाते हैं उनको ठीक से मोटिवेट किया जाए, उनको गाइड किया जाए और ग्रामीण परिवेश में आजकल जो युवा हमारे भ्रमित हो रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा, दिशा और दशा दी जाए। मेरा मोटिव रहा है पिछले मैं 15-20 साल से लगातार गांव-गांव में जा करके लोगों को खेलों के लिए प्रोत्साहन करना, लोगों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना और सेमिनार लगाना, ब्लड डोनेशन लगाना, ये काम मैं लगातार करता रहा हूँ। उकलाना हल्का में 59 गांव आते हैं, 59 गांव में एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर मैंने कम से कम 5, 7, 10 प्रोग्राम नहीं करवाए। सामाजिक कार्यों का सरोकार रखते हैं आप, सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे और आपने वीआरएस भी सामाजिक कार्यों के लिए। राजनीति और सामाजिक कार्यों में कैसे सामंजस्य बिठा पाए? सही मायने में राजनीति को आज लोगों ने गंदा बना दिया है, कुछ स्वार्थी लोगों ने। अदरवाइज राजनीति ही सही मायने में सामाजिक कार्य है। चौधरी देवीलाल की आप पृष्ठभूमि देखेंगे, वो सामाजिक कार्य करते रहे, कभी भी उन्होंने राजनीति का सहारा नहीं लिया। राजनीति जबरदस्ती होती रही और आज उनके नाम पे लोग राजनीति करते हैं। जैसे मैं जेजेपी की बात करूं तो उनके नाम को बेचा जा रहा है और उन्हीं के दम पे ये लोग सत्ता में आए और जिस नाम से सत्ता में आए थे कि हम बीजेपी को यमुना पार कर देंगे, उसी बीजेपी को सत्ता में लाने का काम इन्होंने किया। तो सही मायने में अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है तो राजनीति बुरी नहीं है। तो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े मैं वीआरएस लेकर के, और आपको पता होगा हरियाणा, पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चला था। मैं किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा रहा हूँ। उस टाइम पे एक शब्द आया था कि ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये सरदारों का आंदोलन है। फिर बाद में हरियाणा के जो किसान जुड़े उनके साथ, तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बीजेपी वालों ने, तथा कथित जो मीडिया वाले, जो मैं कहता हूँ जो बड़े मीडिया, गोदी मीडिया जो था, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है। तब मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था ये ना सरदारों का आंदोलन है, ना ये जाटों का आंदोलन है, ना ये चमारों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। जो आदमी खेती में हुआ अन्न खाता है वो सभी किसान हैं। जो खेती से, काम से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे वो काम करता हो, चाहे बिजाई उड़ाई करता हो, तो वो सभी किसान हैं। और मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, इसलिए मैंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसान हूँ, मेरे पूर्वज किसान थे और मेरे आगे आने वाली नस्लें भी किसान होगी। और ये फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई थी, इसलिए मैं वीआरएस लेकर के और इस आंदोलन में जुड़ा। और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी अखबार के माध्यम से कि जो नेता हमारे बीच में आकर के राजनीति करते हैं, कृपया वो राजनीति ना करें। अगर सही मायने में कोई किसान आंदोलन का साथ देना चाहता है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे के आएँ। जो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी का नेता हमारे बीच में इस्तीफा दे के आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे। इसके बीच में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 26 तारीख को इस्तीफा दे दिया, 25 तारीख को, कि मैं अगर 26 तारीख तक अगर ये मांगे नहीं गई और ये किसान के कानून उल्टे नहीं लिए गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये हर धर्मिता पे उतरी हुई थी सरकार बीजेपी, और इन्होंने किसान के जो काले कानून थे वापस नहीं लिए। 26
जनवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने खुद पहली बार चौधरी अभय सिंह चौटाला को फ़ोन करके, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर नहीं था, उनसे पहले कोई मुलाकात नहीं थी। हालांकि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जानता था, लेकिन अभय सिंह चौटाला से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं पहली बार सुबह उठते ही जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने अपना मोबाइल उठाया, उसके अंदर फेसबुक आईडी से इनका फ़ोन नंबर निकाला और खुशकिस्मती थी कि पहली बेल पे ही इन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा चौधरी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसने कहा जी आपने जो लिखा था कि आप स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे, मैं बोला जी मैं अपने शब्दों पे अड़ी हूँ और मैं आपका सम्मान करूँगा, समर्थन करूँगा। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बाद में। चौधरी अभय सिंह चौटाला का उकलाना हल्का की तरफ से सम्मानित किया गया था खेदड़ गाँव में, जहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे, और उस टाइम उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। तब मैंने इनेलो पार्टी ज्वाइन की और उसके 1 महीने बाद में मैंने उकलाना हल्का के अंदर, उकलाना मंडी के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन किया, किसान मजदूर सम्मान समारोह, दलित मजदूर किसान सम्मान समारोह। उसके अंदर मैंने हज़ारों किसानों को सम्मानित किया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सम्मानित किया, उसके समर्थन में इनेलो ज्वाइन की। और फिर एक मैसेज गया कि आज हरियाणा का सारा किसान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ है। और मैंने साफ तौर पे कहा कि मैं निस्वार्थ भावना से इनेलो पार्टी की और चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ रहना चाहता हूँ, इनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो आप इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ चुकी हैं, दिल से जुड़ जी, चुकी हैं और आप प्रभावित हैं अभय सिंह चौटाला जी से। जी बिल्कुल। तो उकलाना से आपने कर्म और श्रम क्षेत्र आपने उकलाना को बना लिया। तो उकलाना में इंडियन नेशनल लोकदल की क्या स्थिति मानते हैं? आज ही मैं किसी डेथ प्रोग्राम में गया था और रास्ते में मुझे 5-10 आदमी बैठे मिल गए। मैंने गाड़ी रोकी, उनसे राम राम किया और मैंने आप वाला शब्द उनसे पूछ लिया कि आपके उकलाना में फ़िलहाल किस पार्टी का क्या ग्राफ आप जो देख रहे हैं। वहाँ एक सरपंच था, उसका नाम तो मैं कोट नहीं करूँगा क्योंकि कहीं उसकी ग्रांट रुक जाएगी। उसने साफ तौर पे कहा कि सब्रवाल साहब, उकलाना के अंदर अगर हरियाणा में सबसे मजबूत अगर इनेलो पार्टी है तो उकलाना से है, और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर जीतेगी तो उकलाना की सीट जीतेंगे। इसलिए उकलाना एक तरफा है। मैं साफ तौर पे बता दूं आपको, जेजेपी और बीजेपी वहाँ 0 हो चुकी है और कांग्रेस की आपसी फूट सबको पता है। वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसका और बहन कुमारी शैलजा का हर रोज़ आप टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखते हैं। यहाँ तक कि इनके जब प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ तक जो शोर शराबा होता है, जो चलता है, आप सबको पता है। लोगों ने साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया है कि बहन कुमारी शैलजा हुड्डा के आदमी को टिकट नहीं लेने देगी और चौधरी हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, वो शैलजा किसी को भी टिकट दे उसको यहाँ से जीतने नहीं देंगे। तो कांग्रेस का तो कांग्रेस ही दुश्मन हो बैठी है। और बात रही जेजेपी और बीजेपी की, किसान आंदोलन के बाद में उसको कोई भी आदमी वापस नहीं करता। और उकलाना हल्का के एक गांव से 4-4 कैंप लगे हुए थे आपके टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे और यहाँ पे, और मैं उन बॉर्डरों में उनमें साथ रहा था, कैंपों में साथ रहा हूँ मैं। तो उस हल्के के अंदर साफ तौर पे लोग किसान आंदोलन के बाद में जेजेपी और बीजेपी को पसंद नहीं करते। सब्रवाल साहब, आप इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हो और इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया, नेशनल तौर पे जो नेशनल संगठन बना है कि इंडिया से जुड़े हुए हैं, और इंडिया का गठबंधन होने की वजह से क्या आप नहीं मानते कि वे हरियाणा की राजनीति को भी ये गठबंधन जो है प्रभावित करेगा? बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि मैं आपको एक मोटे तौर पे बात बनाना चाहता हूँ। ये जो गठबंधन हुआ है ये कांग्रेस के साथ हुआ है, कांग्रेस हाईकमान के साथ गठबंधन होगा। और आज के दिन जितनी सीटें आपस में बंटवारा के, हमारी हाईकमान का काम है। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने देखना है कि कौन सीट लेंगे, कौन सी सीट कांग्रेस को देंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के साथ हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल का। मैं भी नहीं कह रहा कि कौन से ग्रुप के साथ हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का जैसे गुटबाजी का भी जिक्र आता रहता है, काफ़ी नारे भी लगते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उकलाना के अंदर जो गठबंधन हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? मैं साफ तौर पे आपको बता देता हूँ, पूरे हरियाणा की बात करता हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं करना चाहता। इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसमें अगर ईमानदारी के साथ कांग्रेस इनेलो से गठबंधन करती है तो 10 की 10 सीट गठबंधन जीतेगा और बीजेपी और जेजेपी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हारेगी। पहला तो मैं ये बता देता हूँ। बात रही उकलाना की, उकलाना शुरू से ही चौधरी देवलाल का गढ़ रहा है। आपको माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उकलाना हल्का में ऐसे ऐसे गाँव हैं जिस गाँव के अंदर बहन कुमारी शैलजा ने जब कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था तो इनेलो के चमारखेड़ा गांव ऐसा था, उसके पहले इलेक्शन में इनेलो के एक सिंगल वोट कांग्रेस का डाला था, गांव वाले इकट्ठे होकर के पूरे गांव के वोट जो इन लोग के चौधरी देवलाल के नाम से पड़े थे। आज भी वो लोग वहाँ पे हैं, आज भी वही कार्यकर्ता हैं
2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीता था। 2019 में वोट वही थे, लोगों ने विश्वास किया कि चौधरी देवलाल की नीतियों में चलने वाला दुष्यंत होगा, और दुष्यंत के कारण लोगों ने वही इनेलो के वोट जेजेपी में ट्रांसफ़र कर दिए। जेजेपी का कैंडिडेट वहाँ से जीता, लेकिन इन्होंने जनता के साथ धोखा किया और जेजेपी जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, क्योंकि जो इन्होंने मैंडेट दिया था 10 सीटें जी थी, वो दी थी बीजेपी को हराने के लिए, और ये बीजेपी की सरकार लाने में इन्होंने सहयोग किया, जिससे सारे हरियाणा के, खास करके मैं कहूँ तो किसान नेता जो थे और किसान जो थे, जो भी खेती करने वाला मजदूर किसान था, वो इनसे नाराज है। और उकलाना हल्का में खास करके जिन लोगों ने वोट दिया था वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो दोबारा इनको वोट नहीं देंगे। तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, जो 2014 में वोट इनेलो को पड़ा था, वही वोट 2019 में जेजेपी को पड़ा है, और 2024 में वही वोट सेम वापस उसमें प्लस होकर के इनेलो पार्टी में आएगा। और वैसे तो इनेलो पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अपने अपने मुद्दे जो है लेकर के मैदान में उतरेगी, चुनावी मैदान में। लेकिन अगर ये हल्का उकलाना की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर के आप सामने आने वाले? देखिए, हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस बारे में बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। दोनों ही किसान नेता हैं, किसान हैं, आज भी खेती करते हैं। कई बार आपने देखा हो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो आज भी खुद ट्रैक्टर चलाते हैं। उनका बेटा अर्जुन चौटाला आज भी ट्रैक्टर चलाता है, बेशक वो राजनीति करते हैं। किसान हैं, किसान की जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को, दुखों को, तकलीफों को पहचानते हैं। जो आदमी दलित, गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे की बात करेगा, वही आदमी आके राज करेगा। बात रही मुद्दों की, तो मैं मुख्य मुद्दे बताना चाहता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी पे विशेष फोकस रहेगा कि किस तरह बेरोजगारों की जो एक फौज खड़ी कर दी बीजेपी ने। आपको पता हो, हरियाणा बीजेपी की सरकार आने के बाद में हरियाणा रोजगारी में नंबर 1 पे आ गया। आज मैं आपको माध्यम से साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विजन लेकर के आए कि हम कोशिश करेंगे लोगों को जो बेरोजगार उनके लिए अच्छे मुहैया करवाएंगे अवसर, और जो किसी कारणवश रोजगार नहीं ले पाएंगे या रोजगार नहीं लग पाएंगे, उन लोगों को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन की थी, 100 रुपये पेंशन की थी, वो आज 2750 रुपये हो चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत कम है, ये आज कम से कम 5,000 से ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे कहा था कि हम 5100 रुपये पेंशन करेंगे, लेकिन उन्होंने 5100 करने की बजाय उसमें कुछ नहीं किया और ये कहा कि हमारी तो चलती नहीं है, जबकि उनकी सरकार का वो हिस्सा है। मैं आपको साफ तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने साफ तौर पे कहा, अगर हमारी सरकार आई तो हम पेंशन को 2700 से बढ़ा के जो 100 रुपये चौधरी देवलाल ने शुरू की थी उसको 7500 रुपये करेंगे, और बेरोजगारों को नौकरी देंगे, और जो बेरोजगार युवक नौकरी लगने से वंचित रह जाएंगे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और हर गृहिणी को 1 सिलेंडर फ्री में देंगे हर महीने, और उसको 1100 रुपये नून मिर्च के लिए, चूल्हा चौका चलाने के लिए दिए जाएंगे, ताकि वो किसी तरह से परेशान ना हो। तो सब्रवाल साहब, अब चौधरी अभय सिंह चौटाला को किस रूप में देखते राजनीति में? सही मायने में चौधरी अभय सिंह चौटाला राजनीतिक आदमी नहीं है। चौधरी देवीलाल भी राजनीतिक आदमी नहीं थे, वो एक सामाजिक आदमी थे, समाज से जुड़े हुए थे। चौधरी देवीलाल के अंदर जो खासियत थी, जो खूबियाँ थी, आपको मैं एक छोटा उदाहरण पेश कर रहा हूँ। एक हमारे चमार समाज में शादी थी, पूरी बारात गली में खड़ी हुई भीग रही थी। चौधरी देवलाल जी वहाँ गए तो उन्होंने देखा भी बाहर क्यों खड़े हो, तो अपने अपने घरों में जाके बैठो, ये बाहर भीग रहे हो। उन्होंने कहा जी हमारे घर तो 50-50 गज के हैं, ये बारात एक कहाँ रुकेगी। उसी दिन उसने फैसला लिया कि दलित समाज के लिए, एससी समाज के लिए हर गाँव के अंदर चौपाल बनाई जाए। जच्चा बच्चा योजना शुरू की उन्होंने, 1 रुपया बच्चे को देना शुरू किया ताकि गरीब का बच्चा स्कूल में जाके पढ़ सके। ये कौन सोच सकता है? जो आदमी जमीनी स्तर पर जुड़ा वो सोच सकता है। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उन्हीं के पचिनों पर चलते हुए ये सोच रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आज तक आपके हरियाणा के इतिहास की बात है, चौधरी देवीलाल पहले ऐसे एमएलए थे जिन्होंने महम से इस्तीफा दिया था, और चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरे भारतवर्ष में पहले ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में 4216 एमएलए एमपी थे जिनके अंदर अकेले थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मैं सही मायने में ये कह सकता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के पचिनों पर चल रहे हैं, उनकी परछाई है। और आने वाले टाइम में चौधरी अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसे नेता होंगे जिसपे जनता, हरियाणा की जनता विश्वास करेगी। क्यों? हरियाणा की जनता जो है ना, वो सारे के सारे किसान हैं, किसान मजदूर कमेरे हैं। यहाँ कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, बड़े बड़े कोई वो नहीं है। अगर आप अकेले गुड़गांव को छोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा क्षेत्र जो है ना वो कृषि पर आधारित है। और मैं आपके बारे में बता देता हूँ कि मैं जो है
ईटीओ रिटायर हुआ हूँ, मुझे पता है कि सरकार से कैसे काम करवाया जाता है, अधिकारियों से काम कैसे करवाया जाता है। हम खुद अधिकारी रहा हूँ। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हाईकमान मुझ पर विश्वास जताएगी तो उकलाना हल्का में वो सभी काम करवाए जाएंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मदद से, उनके सानिध्य में रह करके, जो आज तक नहीं हुए। जिसके अंदर मुख्य जो होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और बेरोजगारी पे अंकुश लगाना, जो जिस तरह ज़्यादा रोजगार दिए जाए। और हालात के हिसाब से, जैसे आज हमारे स्कूल में बच्चियां परेशान हो रही जिनको बसें नहीं मिल रही, उसका रूट निर्धारित करना। आम जनमानस की जो असुविधाएं हैं उनको सुविधाएं देना, ये हमारा फोकस रहेगा। और बहुत सी बातें हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के विजन है। जिस सरकार का, जिस आदमी को विजन होता है वही कोई कार्य करता है। बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार को विजन नहीं है। इनका तो एक ही विजन आज के दिन, सिर्फ पैसा कमाना। वो सब जग जाएगा, सबको पता है। तो चलते चलते एक सवाल और, इंडिया जो ग्रुप बना है, राजनीतिक संगठन महागठबंधन बना है, इसमें पत्रकारों को एक दरकिनार किया गया है। कुछ पत्रकारों के नाम लिए गए हैं कि इनसे जो है गठबंधन कोई सरोकार नहीं रखेगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा मैटर है। पहली बात तो बीजेपी ने इसके ऊपर आक्षेप किया, आरोप लगाया कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, ये भारत से संबंधित है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले जब मोदी की सरकार आई तो इसने मेक इन इंडिया, ग्रेट इंडिया, कम इन इंडिया, दुनिया भर के इंडिया के नारे दिए थे। तो क्या इंडिया नहीं था? इंडिया कहिए या भारत कहिए, इंडिया नाम देने से ही ये इतने घबरा गए। अगर इन्होंने इसका नाम भारत रख दिया होता तो बीजेपी के क्या हालात हो गए आप सोच सकते हैं। बात रही पत्रकारों की, तो मैं कभी भी पत्रकारिता पे कभी आक्षेप नहीं करता। हर आदमी का एक दायरा होता है, उसकी सोच होती है। हर पत्रकार की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन मैं कहता हूँ, सभी पत्रकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप समाज हित में काम कीजिए, समाज हित में आवाज़ उठाइए, और जो समाज के साथ गलत हो रहा है उसको उजागर कीजिए। और आप पार्टी के दबाव में कभी भी काम ना कीजिए। जितने भी पत्रकार हैं जो सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा खासतौर पर कि उन्होंने समाज में फिर रहना है। पार्टियाँ आती जाती रही है, वो एक अच्छी पत्रकारिता करें। और एक अंत में मैं मैसेज देना चाहूँगा स्पेशली आप सभी दर्शकों से, जो लोग ये न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है कि आप लोग 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल सम्मान दिवस पे एक रैली का आयोजन किया जा रहा है आपके कैथल में, जिसके अंदर देश के, जब अभी हमारे पत्रकार महोदय पूछ रहे थे पवार साहब, इंडिया के मुख्य जितने बड़े नेता हैं वो सारे शिरकत करेंगे। सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उस दिन हो सकता है कि बहुत बड़ा ऐलान आपके कैथल की उस रैली से हो जाए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अकेले उकलाना हल्का से कम 8-10 हज़ार आदमी उकलाना हल्का से जाएंगे। 500-600 गाड़ियाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ और बसें जाने की यहाँ से उम्मीद है। और महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी तो उकलाना हल्का की होगी। और उकलाना हल्का अकेला ऐसा हल्का होगा जो सबसे ज़्यादा वहाँ तादाद में हमारे कार्यकर्ता इन लोग वहाँ पहुँचेंगे। और ये रैली पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी रैली होगी। एक रैली हुई थी ताऊ देवीलाल की वोट क्लब पे, उसके बाद में आज तक उस रैली का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था। वो ताऊ देवीलाल की रैली थी और ये भी ताऊ देवीलाल के सम्मान में, उनके सम्मान दिवस पे रैली मनाई जा रही है। ये उसी रैली का रिकॉर्ड ये रैली तोड़ेगी, जिसके बाद में आने वाले टाइम में शायद इस रैली का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि पूरे देश की सबसे बड़ी रैली होगी। इसलिए आप लोग सभी उसका हिस्सा बने। और ये बदलाव की रैली होगी। इस दिन बदलाव की नींव रखी जाएगी। और चौधरी देवीलाल ने एक बार 77 में, आपको पता होगा, आंदोलन शुरू किया था। और उसके बाद में लोग कहते थे क्या करेगा, उसके बाद में बदलाव हुआ था। कांग्रेस पार्टी को बाहर करके उस टाइम उन्होंने सत्ता हासिल की थी और सत्ता सौंप दी थी। लोगों ने उसको प्रधानमंत्री का नाम दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री उन्होंने किसी और को बना दिया था, खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे। यही बात आज मैं कहना चाहता हूँ। आपने बीच में कुछ नोट किया था पत्रकार महोदय कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का विजन क्या है। चौधरी अभय सिंह चौटाला की राजनीति आप किस ढंग से देखते हो? चौधरी अभय सिंह चौटाला ही वो आदमी थे जिसने इसके लिए पहल की थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही थे जिसने पिछली बार 2022 में जब आपकी फतेहाबाद रैली थी उसके अंदर कहा था कि हमें बीजेपी का विकल्प तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें अपने सारी राजनीतिक स्वार्थ और सभी चीज़ें छोड़नी पड़े, हम अपना सब कुछ छोड़ने नहीं तैयार हैं, लेकिन जनता को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे होकर बीजेपी को राजनीति से बाहर करेंगे और सत्ता से बाहर करके देश हित में देश की सरकार, देश की अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में बलराज सब्रवाल जी, जो कि तमाम परिचर्चा राजनीतिक इनसे की, अपना विजन रखा, अपना मोटो बताया। और
आगे भी बहुत सारे इसी तरह से परिचर्चा हम राजनेताओं से करते रहेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए पीएम ओपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार। धन्यवाद जी।